नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। भारतीय जनता पार्टी में खुली बगावत शुरू हो गई है और शुरू होने के साथ साथ अभी जो नए नतीजे आए हैं देश भर के उपचुनाव के, उसके बाद मोदी और शाह के लिए नई चुनौतियां साफ दिखाई देने लगी हैं। दिखाई ही नहीं दे रही हैं बल्कि वो चुनौतियां सरफेस पे आ गई हैं। खुलकर नेता लोग बयान दे रहे हैं, खुलकर सवाल उठा रहे हैं। पिछली बार जब मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। धीरे धीरे घटनाक्रम उसी दिशा में जा रहा है और आज आप देखेंगे कि एकदम तलवारें खिंच गई हैं। सामने वाला पक्ष जैसे ही G20 के बाद यानी मोदी शाह के लॉयलिस्ट कुछ बोलना शुरू करेंगे और ये घमासान सामने दिखाई दे जाएगी, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है उसने तो बंदूकें ताने ही नहीं लिए, गोलियां भी चलानी शुरू कर दी हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। पहले नजर डाल लेते हैं जो उपचुनाव के नतीजे हुए हैं उस पे, उनका थोड़ा सा छोटा सा विश्लेषण कर लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह से इन नतीजों के बाद जो बगावत चल रही है पार्टी में ऑलरेडी, उसमें कैसे आग में घी पड़ेगा। झारखंड में अभी जो नतीजे आए हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गया है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी जीती है। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, धनपुर है और बोक्सांगर है, और दोनों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। यूपी में घोसी सीट में समाजवादी पार्टी जीत गई है और उत्तराखंड में बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। केरल में पुटुपल्ली में कांग्रेस जीत गई है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। ये जो नतीजे आए हैं इनको देखकर आप कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो कई जगह जीत रही है, लेकिन ये जो 6 नतीजे हैं, 6 नतीजों में एक पैटर्न है। आमतौर पे आपने देखा होगा बाई इलेक्शंस जो होते हैं वो जो सिटिंग पार्टी होती है, सरकार में पार्टी होती है, वही जीतती है। जैसे मान लीजिए कि घोसी का उपचुनाव हो रहा है, कौन अधिकारी होगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाके काम करेगा। तो जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट में मान लीजिए जो भी चीज़ें हैं जो अनएथिकल हैं, कुछ नहीं तो आप समझ लीजिए लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा के बूथ तक लाना बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा या किसी पार्टी कार्यकर्ताओं, ये भी गलत है। लेकिन अब उपचुनाव होता है तो ये काम आप जो है वो अगर आपकी ही सरकार है तो चल जाता है, फिर वो अधिकारी पंगे नहीं लेते हैं। ये जो चुनाव आए हैं इसमें जो 2 नतीजे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, एक केरल का और एक उत्तर प्रदेश का। इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि केरल में लेफ्ट की सरकार है और वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत गई है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत गई है। बाकी जगहों पे सत्ताधारी पार्टी जीती है। तो ये एक सीधा सीधा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। अगर हालांकि एक जगह के एक सीट के नतीजे इनको पूरे बड़े कैनवास में फैलाना ठीक नहीं है, लेकिन जो सेंटिमेंटल वैल्यू होती है किसी भी पार्टी की, वो सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत मायने रखती है। राजनीति सारी की सारी जो आपकी छवि है, जो आपका परसेप्शन है, उसका खेल है। आपकी छवि अगर अजय योद्धा की है, लोग कहेंगे भाई ये जीतने वाला आदमी लग रहा है। अगर आपकी छवि एक पिलपिल प्राणी, जैसे राहुल गांधी की छवि खराब कर दी थी, तो लोग कहते थे कि राहुल गांधी तो भूल जाओ, वो क्या टक्कर देगा मोदी जी को। यही बात होती थी ना देश में। अब आ रहे हैं कि इस पूरे चीज़ों से जो बगावत चल रही है पार्टी में उसका क्या होगा। मैं अलग अलग वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि नितिन गडकरी सिर्फ बागी ही नहीं है। नितिन गडकरी तरह तरह के ऐसे बयान देते हैं जिनके ज़रिए वो सीधे हमला करते हैं, इनडायरेक्ट बयान देते हैं। जैसे कि उन्होंने वो कहा कि गधे गुलकंद खा रहे हैं वगैरह, इस तरह के बयान अगर मिल जाएगा तो मैं यहाँ लगा दूंगा अभी। लेकिन ये बयान इनडायरेक्ट होते थे, आप इसको जोड़ लीजिए, वो कहेंगे मैंने इनके लिए थोड़ी बोला था। तो अब जो चीज़ आ रही है घोड़ों के लिए नहीं है, घास गधे खा रहे गुलकंद, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। लेकिन अब सीधे अटैक होने लगा। जैसे आप जानते हैं राजस्थान के चुनाव में सबसे ज़्यादा JP नड्डा सक्रिय हैं, शायद उन्हीं के पास में जिम्मेदारी है। तो JP नड्डा जो हैं वो वहाँ पे फैसले कर रहे हैं और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को कोने में डाल दिया गया है। ये भी आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अभी तक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई है और उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया गया है। इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, कोई उनकी उम्र का तर्क दे रहा है, कोई कुछ तर्क दे रहा है,
लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ के जानकार हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स के, वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे में बहुत दम है, और अगर वसुंधरा की उपेक्षा की और वसुंधरा घर बैठ गई तो पार्टी का जीतना मुश्किल होगा। अब वहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जब केंद्रीय नेतृत्व ने, किसके पास है केंद्रीय नेतृत्व, मोदी शाह के पास है, उन्होंने अगर वसुंधरा राजे को खड्डे लाइन लगा दिया है, साइड में खड़ा कर दिया है, और ऐसे में अगर गडकरी जाएं और वहाँ भर भर के वसुंधरा की तारीफ करें, राजनाथ सिंह कहें कि सबसे अच्छा कार्यकाल वसुंधरा का ही था राजस्थान में, तो इसको क्या समझेंगे आप? क्या पुरानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ गया है? ये जो नए नए ऊपर से शहंशाह आए हैं, कोई बीजेपी में इनको आक्रांता कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खैर, अभी राजस्थान से थोड़ा आगे बढ़ जाइए। मध्य प्रदेश, सुमित्रा महाजन, कद्दावर नेता, ताई कहते हैं लोग इंदौर में उनको, और स्पीकर रही हैं, और जब तक स्पीकर रहीं बड़ा उनके स्पीकरशिप में थोड़ा बहुत तो अपनी पार्टी को सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक छवि ऐसी थी कि वो वहाँ पे एक सीनियर वाली फॉर्म में दिखाई देती थी। उनको पद्म भूषण भी मिला है। सुमित्रा ताई अभी हाल में एक कार्यक्रम में गई हुई थी, उन्होंने जो कहा वो बहुत किसी भी बड़े नेता को दुखी करने वाला है। उन्होंने कहा कि जो लोग जा रहे हैं पार्टी से उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो लंबे समय से पार्टी में हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी को उनको थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए। और यहाँ अब उन्होंने कहा कि लोगों को अहमियत नहीं मिल रही है, और उन नेताओं में मैं भी हूँ। मतलब सुमित्रा महाजन ने सीधे सीधे उस मंच पे बैठ के उपेक्षा का आरोप लगा दिया। ये कुछ छोटी बात नहीं है, वो बहुत नपा तुलना बोलने वाली लीडर हैं, वो आउटस्पोकन नहीं उमा भारती की तरह है, और जो आउटस्पोकन है उमा भारती वो भी खुल के बोल चुकी हैं। क्योंकि वहाँ पे जितना भी जो आयोजन हो रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके अंदर भाई इन लोगों का कुछ तो फैन फॉलोइंग है, इन्होंने बहुत ज़िंदगी में लोगों के लिए काम किया है, इनको अगर बुला लोगे तो क्या चला जाएगा? इनको कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जा रहा है। मध्य प्रदेश का सारा प्रबंधन किसकी नज़र में हो रहा है? कौन आदमी है सीनियर मोस्ट लीडर जो मध्य प्रदेश में काम कर रहा है? अमित शाह। तो ये नेता खुल के कह रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है कि पूरी जिंदगी हमने काम किया। कितने नेता तो छोड़ के चले गए। विधायक सत्यनारायण सत्तन बहुत पहले ऐलान कर चुके थे कर्नाटक चुनाव से पहले कि आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। लोगों ने पूछा मतलब क्या? बोले दोबारा कह रहा हूं, समझ लो, और हारी बीजेपी। और वो अभी उन्होंने फिर बयान दिया है कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना लोग ना करें, उनके चरणों की धूल भी नहीं है, इन्होंने तोड़फोड़ करके पार्टी बना ली। और अटल जी ने कहा था कि ऐसे बहुमत को वह चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अगर वो चाहते तो एक समर्थन खरीदना असंभव नहीं था, कोई भी पार्टी तोड़ते, वो सरकार बनाए रखते। तो आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। नहीं, वो कह रहे मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। इसलिए कोई तुलना नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो महापुरुष होते हैं वो चरणों के निशान छोड़कर जाते हैं और उनको लोग सालों साल याद करते हैं। अब यहाँ पे ये जब पूरा संदर्भ चल रहा है पार्टी नेताओं की उपेक्षाओं का, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का इस तरह से संदर्भ आ जाना, और बीजेपी के ही विधायक का कहना कि बीजेपी घुस गई फाटक में, ये चीज़ें आपको बताती हैं। इसी तरह से भंवर सिंह शेखावत है, वहाँ पे विधायक हैं, वो भी एक ऐलान कर चुके हैं कि वो तो कांग्रेस में ही चले गए हैं मध्य प्रदेश के। अनूप मिश्रा, अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे, कभी उनका बहुत अच्छा कद होता था, उनको एकदम बर्फ़ में लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है पता नहीं, उनकी अच्छी खासी पकड़ है चंबल क्षेत्र में। और चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए हैं, जिनके अपने समर्थन भी खुश नहीं हैं। उमा भारती अपनी नाराज़गी खुल के जाहिर कर चुकी हैं कई बार, और इसके अलावा मुकेश जैन भी हैं वहाँ पर। और रघुनंदन शर्मा का मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने ये कहा कि हमको लगता है पार्टी ने मरा हुआ समझ लिया है। देखिए, इन सब लोगों के बीच में कॉमन क्या है?
इन सब लोगों के बीच में कॉमन ये है कि ये उस भारतीय जनता पार्टी से आते हैं जो गडकरी के दौर की भारतीय जनता पार्टी है, अडवाणी के दौर की भारतीय जनता पार्टी है और अटल जी के दौर की भारतीय जनता पार्टी है, या मध्य प्रदेश में जिन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे के साथ काम किया है, जिन्होंने एक एक जिले में जाके संगठन बनाया, संबंध और संपर्क बनाए, जिसके कारण मध्य प्रदेश में आज इतना बड़ा संगठन बीजेपी में है। अब गिव एंड टेक तरक और जो है केवल लाभ हानि के गणित सोचने वाली लीडरशिप के दौर में ये नेता आप खुलकर बोल रहे हैं। आप एक बड़ी चीज़ देखिएगा, आज वो मोघे साहब है वहाँ पे, उन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही कि इस तरह से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कार्यकर्ताओं की, और सब लोग खुलकर बोल रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, उनका कोई ज़्यादा कसूर नहीं है, ये सब ऊपर से आ रहा है। ऊपर से कौन? मोदी एंड शाह। इस पूरी चीज के बीच में आपको मैं जल्दी जल्दी लिस्ट पढ़ देता हूं। दतिया के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताराम चरण शर्मा और उनके भाई पूर्व विधायक गिरजाशंकर शर्मा, कोलारस का विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष और विधायक भंवर सिंह शेखावत, मैं आपको बता ही चुका हूं, ग्वालियर के संभागीय मीडिया प्रभारी सुबोध दुबे, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह गुर्जर, भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष सिंधिया समर्थक वैजनाथ यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रघुराज धाकड़, पूर्व में जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता, शिवपुरी के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र जैन जैसे कई गद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। ये सारा का सारा चल रहा है। अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जब लोग जा रहे हैं, अभी इसके पीछे और पुरानी लिस्ट है। ये सिलसिला शुरू हुआ था दीपक जोशी से, जो कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, उनके बेटे। ये तो अभी हाल की आवाजाही है। करीब सिंधिया के समर्थक माना जा रहा है 25 से 30% वापस जा चुके हैं अपनी पार्टी में। तो ये जो विरोध आ रहा है और जो विरोध नॉर्मली पार्टियों में आता है, इसमें एक अंतर है। ये विचारधारा का विरोध है। ये वो लोग हैं जो बगावत कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं, पत्रकारों को बुला के बोल रहे हैं, कि फंक्शन में जाते हैं, मौका मिलता है वहाँ बोलते हैं, खुल के बोल रहे हैं। और ये लोग वो लोग हैं जो टिकटार्थी नहीं है। ये लोग टिकट मांगने नहीं जा रहे हैं। सुमित्रा महाजन टिकट मांगने नहीं जा रही हैं, रघुनंदन शर्मा टिकट मांगने नहीं जा रहे हैं, और उसके बावजूद मोघे टिकट मांगने नहीं जा रहे हैं लोग, और खुल के बोल रहे हैं। इससे यह पता लगता है कि किस तरह से एक पूरा माहौल बन रहा है मध्य प्रदेश में इस सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ। मध्य प्रदेश में भी बन रहा है, राजस्थान में भी बन रहा है। उमा भारती को बर्खास्त कर दिया गया था, उनको वापस लाने वाले कौन थे? गडकरी। वसुंधरा राजे के साथ कौन खड़े हैं? गडकरी। मोदी के साथ किसकी सबसे ज्यादा 36 का आंकड़ा रहा है? गडकरी। याद कीजिए संजय जोशी के मामले में, संजय जोशी को हटाना चाहते थे मोदी और गडकरी ने उनको हटने नहीं दिया था, और आखिर में हारकर गडकरी को हटाना पड़ा था। मामला तो बहुत तगड़ा वाला है। तो ये एक पूरा फॉर्मेशन ऐसा बन रहा है कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस नए निजाम को, नए दौर की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी में नए अंदाज की, उत्पीड़न की और ये सब जो राजनीति है उसको अब चाहते हैं कि आप हटिए। अब आपके चेहरे पे भी वोट नहीं मिल रहे हैं, आपके नाम पे भी वोट नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का, जानकारों का, विश्लेषकों का मानना ये है कि ये जो मोदी शाह की जोड़ी है ये भी चाहती है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश अगर ये हार जाएं तो भारतीय जनता पार्टी में द्वय के लिए कोई चुनौती रहेगी नहीं। गडकरी का महाराष्ट्र भी कोई बहुत ज़्यादा चुनौती वहाँ पे पार्टी के अंदर से आ नहीं रही है, क्योंकि वहाँ पार्टी की जो पोजीशन है वहाँ दूसरी पार्टियाँ भी मजबूत हालत में हैं। शिवसेना है, वो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है, शिवसेना मान लीजिए, या जो भी मान लीजिए, उद्धव वाली पार्टी है, कांग्रेस है, शरद पवार की पार्टी है, सबके पास एक प्रेजेंस है वहाँ पे। तो ऐसे में अगर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान चटका देते हैं तो फिर ये एक छत्र राज हो जाएगा इनका। फिर भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनौती इनके लिए नहीं रहेगी अगले 15-20 साल तक। अब आप कहेंगे कि यार अजीब बात करते हो आप, अपनी ही पार्टी को कोई क्यों हरवाएगा, जबकि आने वाले समय में चुनाव है। आप खुद ही तो कहते हो अगर ये 2 राज्य हारे तो फिर 24 में डब्बा गोल है। देखिए हारते तो दोनों राज्य दिख रहे हैं, जो ये हाल है। आपको क्या लगता है ये जो लोग खुल के बोल रहे हैं नेता, इनके समर्थक वोट देने जाएंगे बीजेपी को? नहीं देंगे। कोई भी अपने नेता का अपमान देखना नहीं चाहता, और कोई भी नेता इतना शरीफ नहीं होता है कि ऐसे अपमान के बावजूद लोगों से कहो जाओ 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 बीजेपी को वोट डाल के आ जाओ। नहीं कहेंगे।
जो कांग्रेस में चले गए वो तो कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। तो ये पूरा जो सीन बन रहा है ना, इसके बीच में जो इनको लगता है, जो विश्लेषक कहते हैं कि इनको ये लगता है कि पिछली बार भी यही हुआ था कि हम लोकसभा चुनाव से कुछ राज्य हारे थे पहले, राज्यों के हारने से कुछ नहीं होता, हम अपना माहौल बना लेंगे, हम देख लेंगे, लेकिन कम से कम ये जो शिवराज सिंह चौहान अगर जीतता चला जाएगा तो ये तो चुनौती खड़ी कर देगा। गडकरी की चुनौती कैसे ख़त्म की गई आपको पता ही है, संसदीय बोर्ड में नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, बहुत सारे कार्यक्रमों में गडकरी साहब की आप देखिए एक्सपोजर कितना है, बहुत कम है, लोग उनको बुला लेते हैं, वो भाषण दे देते हैं, भाषण वायरल हो जाता है, बात अलग है। तो ये जो सीन बन रहा है, जो पिक्चर आप देखेंगे वो ये है कि एक तरफ मोदी शाह और उनके एसोसिएट्स या उनके लॉयल जो लोग हैं पार्टी में, जो गुट है इनका, अभी G20 बीतने दीजिए, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। और दूसरी तरफ ये सब लोग जो एक ज़माने में साइकिल चला चला के एक के घर जाना, दूसरे के घर जाना, लोगों को साइकिल पे बिठा बिठा के वोट डालने के लिए लाना, स्कूटर पे लाना, खाने के पैकेट घर में बना के बूथ पे बैठने वाले कार्यकर्ताओं को बांटने जाना, इस तरह से इन्होंने पार्टियां खड़ी की हैं और इन सब का जनाधार भी है। तो ये एक तगड़ा, देखिए मैं अब जब आपको कुछ विश्लेषण देता हूँ, आप कई बार आप लोग याद कीजिए स्टालिन वाला जब मामला आया था, जिस दिन बयान आया उसी दिन मैंने कहा था कि देश की राजनीति में इसकी इतनी गहरी छाप होने वाली है कि आप अभी हो सकता है आपको लगे कि ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं। 4 दिन हुए हैं, पत्रकारिता करने आए बॉस, पत्रकारिता करनी चाहिए, कोई ड्रामा शाम झाम आपने नहीं देखा होगा, घर में खड़ा हो जाता हूँ, पढ़ता जाऊँ और उसके बाद आपको बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, परिवार बढ़ाएं, परिवारजनों, नमस्कार, जय हिंद।